सुकिया के हाथ की पथी कच्ची ईंटें पकने के लिए भट्ठे में लगाई जा रही थी। भट्ठे के गलियारे में झरोखेदार कच्ची ईंटों की दीवार देखकर सुकिया आत्मिक सुख से भर गया था। देखते ही देखते हजारों ईंटें भट्ठे के गलियारे में समा गई थीं। ईंटों के बीच खाली जगह में पत्थर का कोयला, लकड़ी, बुरादा, गन्ने की बाली भर दिए गए थे। असगर ठेकेदार ने अपनी निगरानी में हर चीज तरतीब से लगवाई थी। आग लगाने से पहले भट्ठा मालिक मुख्तार सिंह ने एक एक चीज का मुआयना किया था। 24 घंटे की ड्यूटी पर मजदूरों को लगाया गया था, जो मोरियों से भट्ठे में कोयला, बुरादा आदि डाल रहे थे। भट्ठे का सबसे खतरे वाला काम था मोरी पर काम करना। थोड़ी सी असावधानी भी मौत का कारण बन सकती थी। भट्ठे की चिमनी धुआं उगलने लगी थी। ये धुआं मीलों दूर से दिखाई पड़ जाता था। हरे भरे खेतों के बीच गहरे मटमैले रंग का ये भट्ठा एक धब्बे जैसा दिखाई पड़ता था। मानो और सुकिया महीना भर पहले ही इस भट्ठे पर आए थे, दिहाड़ी मजदूर बनकर। हफ्ते भर का काम देखकर असगर ठेकेदार ने सुकिया से कहा था कि सांचा ले लो और ईंट पाथने का काम शुरू करो। 1000 ईंट के रेट से अपनी मजदूरी लो। भट्ठे पर लगभग 30 मजदूर थे जो वही काम करते थे। भट्ठा मालिक मुख्तार सिंह और असगर ठेकेदार सांझ होते ही शहर लौट जाते थे। शहर से दूर दिन भर की गहमागहमी के बाद ये भट्ठा अंधेरे की गोद में समा जाता था। एक कतार में बनी छोटी छोटी झोपड़ियों में टिमटिमाती डिबरियां भी इस अंधेरे से लड़ नहीं पाती थीं। दरबेनुमा झोपड़ियों में झुककर घुसना पड़ता था। झुके झुके ही बाहर आना होता था। भट्ठे का काम खत्म होते ही औरतें चूल्हा चौका संभाल लेती थीं। कहने भर के लिए चूल्हा चौका था। ईंटों को जोड़कर बनाए चूल्हे में जलती लकड़ियों की चिटपिट जैसे मन में पसरी दुश्चिंताओं और तकलीफों की प्रतिध्वनियां थीं, जहां सब कुछ अनिश्चित था। मानो अभी तक इस भट्ठे की जिंदगी से तालमेल नहीं बैठा पाई थी। बस सुकिया की जिद के सामने वह कमजोर पड़ गई थी। सांझ होते ही सारा माहौल भान्य भान्य करने लगता था। दिन भर के थके हारे मजदूर अपने अपने दरबों में घुस जाते थे। सांप बिच्छू का डर लगा रहता था, जैसे समूचा जंगल झोपड़ी के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है। ऐसे माहौल में मानो का जी घबराने लगता था, लेकिन करे भी तो क्या। न जाने कितनी बार सुकिया से कहा था मानो ने, अपने देश की सूखी रोटी भी परदेश के पकवानों से अच्छी होती है। सुकिया के मन में एक बात बैठ गई थी, नर्क की जिंदगी से निकलना है तो कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। मानो की हर बात का एक ही जवाब था उसके पास। बड़े बुए कहा करे हैं कि आदमी की औकात घर से बाहर कदम रखने पे ही पता चले है। घर में तो चूहा भी सूरमा बना रहे। कांधे पर यो लंबा लट धर के चलने वाले चौधरी शहर में सरकारी अफसरों के आगे सीधे खड़े न हो सके हैं। बुढ़ी बकरियों की तरह मिमियाए हैं और गांव में किसी गरीब को आदमी भी न समझे हैं। सुकिया की इन बातों से मानो कमजोर पड़ जाती थी। इसीलिए गांव देहात छोड़कर वे दोनों एक दिन असगर ठेकेदार के साथ इस भट्ठे पर आ गए थे। पहले ही महीने में सुकिया ने कुछ रुपए बचा लिए थे। कई बार गिनकर तसल्ली कर ली थी। धोती की गांठ में बांधकर अंटी में खोंस लिए थे। रुपए देखकर मानो भी खुश हो गई थी। उसे लगने लगा था कि वह अपनी जिंदगी के ढर्रे को बदल लेगा। सुकिया और मानो की जिंदगी एक निश्चित ढर्रे पर चलने लगी थी। दोनों मिलकर पहले तगारी बनाते, फिर मानो तैयार मिट्टी ला कर देती। इस काम में उनके साथ एक तीसरा मजदूर भी आ गया था। नाम था जसदेव। छोटी उम्र का लड़का था। असगर ठेकेदार ने उसे भी उनके साथ काम पर लगा दिया था। इससे काम में गति आ गई थी। मानो भी अब फुर्ती से सांचे में ईंटें डालने लगी थी, जिससे उनकी दिहाड़ी बढ़ गई थी। उस रोज मालिक मुख्तार सिंह की जगह उनका बेटा सूबे सिंह भट्ठे पर आया था। मालिक कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चले गए थे। उनकी गैरहाजिरी में सूबे सिंह का रौब-दाब भट्ठे का माहौल ही बदल देता था। इन दिनों में असगर ठेकेदार भीगी बिल्ली बन जाता था। दफ्तर के बाहर एक अर्दली की ड्यूटी लग जाती थी, जो कुर्सी पर उकड़ू बैठकर दिन भर बीड़ी पीता था, आने जाने वालों पर निगरानी रखता था। उसकी इजाजत के बगैर कोई अंदर नहीं जा सकता था। एक रोज सूबे सिंह की नज़र किनी पर पड़ गई। 3 महीने पहले ही किनी और महेश भट्ठे पर आए थे। 5-6 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। सूबे सिंह ने उसे दफ्तर की सेवा टहल का काम दे दिया था। शुरू में किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया था, लेकिन जब रोज ही गारे मिट्टी का काम छोड़कर वह दफ्तर में ही रहने लगी तो मजदूरों में फुसफुसाहटें शुरू हो गई थी। तीसरे दिन सुबह जब मजदूर काम शुरू करने के लिए झोपड़ियों से बाहर निकल रहे थे, किनी हैंडपंप के नीचे खुले में बैठकर साबुन से रगड़ कर नहा रही थी। भट्ठे पर साबुन किसी के पास नहीं था। साबुन और उससे उठते झाग पर सबकी नजर पड़ गई थी, लेकिन बोला कोई कुछ भी नहीं था। सभी की आंखों में शंकाओं के गहरे काले बादल घिर आए थे।
कानाफूसी हल्के हल्के शुरू हो गई थी। महेश गुमसुम सा अलग अलग रहने लगा था। सांवले रंग की भरे पूरे जिस्म की किनी का व्यवहार महेश के लिए दुखदाई हो रहा था। वह दिन भर दफ्तर में घुसी रहती थी। उसकी खिलखिलाहटें दफ्तर से बाहर तक सुनाई पड़ने लगी थी। महेश ने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह जिस राह पर चल पड़ी थी वहां से लौटना मुश्किल था। भट्ठी की जिंदगी भी अजीब थी। गांव बस्ती का माहौल बन रहा था। झोपड़ी के बाहर जलते चूल्हे और पकते खाने की महक से भट्टे की नीरस जिंदगी में कुछ देर के लिए ही सही ताजगी का एहसास होता था। ज्यादातर लोग रोटी के साथ गुड़ या फिर लाल मिर्च की चटनी ही खाते थे। दाल सब्जी तो कभी कभार ही बनती थी। शाम होते ही हैंडपंप पर भीड़ लग जाती थी। जिस्म पर चिपकी मिट्टी को जितना उतारने की कोशिश करते वह और उतना ही भीतर उतर जाती थी। नस नस में कच्ची मिट्टी की महक बस गई थी। इस महक से अलग भट्टे का कोई अस्तित्व नहीं था। किनी और सूबे सिंह की कहानी अब काफी आगे बढ़ गई थी। सूबे सिंह के अर्दली ने महेश को नशे की लत डाल दी थी। नशा करके महेश झोपड़ी में पड़ा रहता था। किनी के पास एक ट्रांजिस्टर भी आ गया था। सुबह शाम भट्टे की खामोशी में ट्रांजिस्टर की आवाज गूंजने लगी थी। ट्रांजिस्टर वह इतने जोर से बजाती थी कि भट्टे का वातावरण फिल्मी गानों की आवाज से गमक उठता था। शांत माहौल में संगीत लहरियों ने खनक पैदा कर दी थी। कड़ी मेहनत और दिन रात भट्टे में जलती आग के बाद जब भट्ठा खुलता था तो मजदूर से लेकर मालिक तक की बेचैन सांसों को राहत मिलती थी। भट्ठी से पकी ईंटों को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया था। लाल लाल पक्की ईंटों को देखकर सुखिया और मानो की खुशी की इंतहा नहीं थी। खासकर मानो तो ईंटों को उलट पुलट कर देख रही थी। खुद के हाथ की पथी ईंटों का रंग ही बदल गया था। उस दिन ईंटों को देखते देखते ही मानो के मन में बिजली की तरह एक ख्याल कौंधा था। इस ख्याल के आते ही उसके भीतर जैसे एक साथ कई कई भट्ठे जल रहे थे। उसने सुखिया से पूछा था, एक घर में कितनी ईंटें लग जाती हैं? बहुत, कई हजार। लोहा, सीमेंट, लकड़ी, रेत अलग से। उसके मन में ख्याल उभरा था। उसे तत्काल कोई आधार नहीं मिल पा रहा था। वह बेचैन हो उठी थी। उसे खामोश देखकर सुखिया ने कहा, चलो काम शुरू करना है। जसदेव बात देख रहा होगा। सुखिया के पीछे पीछे अनमनी ही चल दी थी मानो, लेकिन उसके दिलो दिमाग पर ईंटों का लाल रंग कुछ ऐसे छा गया था कि वह उसी में उलझकर रह गई थी। झींगुरों की झिन झिन और बीच बीच में सियारों की आवाजें रात के सन्नाटे में स्याहपन घोल रही थीं। थके हारे मजदूर नींद की गहरी खाइयों में लुढ़क गए थे। मानो के ख्यालों में अभी भी लाल लाल ईंटें घूम रही थीं। इन ईंटों से बना हुआ एक छोटा सा घर उसके जेहन में बस गया था। ये ख्याल जिस शिद्दत से पुख्ता हुआ था, नींद उतनी ही दूर चली गई थी। दूर किसी बस्ती से हल्के हल्के छनकर आती मुर्गे की बांग रात के आखिरी पहर के एहसास के साथ ही मानो की पलकें नींद से भारी होने लगी थी। सुबह के जरूरी कामों से निबटकर जब सुखिया ने झोपड़ी में झांका तो वह हैरान रह गया था। इतनी देर तक मानो कभी नहीं सोती। वह परेशान हो गया था। गहरी नींद में सोई मानो का माथा उसने छूकर देखा। माथा ठंडा था। उसने राहत की सांस ली। मानो को जगाया। इतना दिन चढ़ गया है, उठने का मन नहीं है। मानो अनमनी सी उठी। कुछ देर यूं ही चुपचाप बैठी रही। मानो का इस तरह बैठना सुखिया को अखरने लगा था। आज क्या बात है, जी तो ठीक है। मानो अपने ख्यालों में गुम थी। मन की बात बाहर आने के लिए छटपटा रही थी। उसने सुखिया की ओर देखते हुए पूछा, क्यों जी, क्या हम इन पक्की ईंटों पर घर नहीं बना सके हैं? मानो की बात सुनकर सुखिया आश्चर्य से उसे ताकने लगा। कल की बात वह भूल चुका था। सुखिया ने गहरे अवसाद से भरकर कहा, पक्की ईंटों का घर 2-4 रुपए में ना बनता है। इतने ढेर से नोट लगे हैं घर बनाने में। गांठ में नहीं है पैसा, चले हाथी खरीदने। महीने भर में जो हमने इतनी ईंटें बना दी हैं, क्या अपने लिए हम ईंटें ना बना सके हैं? मानो ने मासूमियत से कहा, ये भट्ठा मालिक का है। हम ईंटें उनके लिए बनाते हैं। हम तो मजदूर हैं। इन ईंटों पर अपना कोई हक ना है। सुखिया ने अपने मन में उठते दबाव को महसूस किया। इन ईंटों पर हमारा कोई भी हक ना है। क्यों? मानो ने ताज्जुब भरी कड़ुहट से कहा। उसके अंदर बवंडर मचल रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद मानो बोली, हर महीने कुछ और बचत करें, ज्यादा ईंटें बनाएं, तब भी अपना घर नहीं बना सकते। अपने भीतर कुलबुलाते सवालों को बाहर लाना चाहती थी मानो। इतनी मजदूरी मिलती कहाँ है? पूरे महीने हाड़ गोड़ तोड़ के भी कितने रुपए बचे? कुल 80। एक साल में 1000 ईंटों के दाम अगर हमने बचा भी लिए तो घर बनाने लायक रुपया जोड़ते जोड़ते उम्र निकल जागी। फिर भी घर न बन पावेगा। सुखिया ने दुखी मन से कहा, अगर हम रात दिन काम करें तो भी नहीं।
मानो ने उत्साह में भरकर कहा, बावली हो गई है क्या? चल उठ, चल, काम पे जाना है। टेम ज्यादा हो रहा है, ठेकेदार आता ही होगा। आज पूरब की टांग काटनी है लगार के लिए। सुखिया मानो के सवालों से घबरा गया था, उठकर बाहर जाने लगा।